आप सभी लोग का फिर से अवंतिका क्लासेस में स्वागत है। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी, चर्चा किया था कूलाम के नियम पर। आज हम लोग बात करेंगे कूलाम्स के कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपका उसमें वैद्युशीलता है, एक आपका बड़ा वैद्युतांक है। उस टॉपिक पे हम लोग जानेंगे कि ये है क्या चीज़, उसके कुछ फार्मूलाज भी हैं। परावैद्युतांक जैसे क्या होता है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि की वैल्यू जो परावैद्युतांक के होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको कहते हैं। इस के की वैल्यू जब हमारा वायु ले, मतलब एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है, जबकि कोई कंडक्टर बॉडी ले लें, खासकर मेटल वगैरह ले लें, उसके लिए अनंत हो जाता है। और एप्सिलॉन नॉट जो वैद्युशीलता है, इसकी वैल्यू हमने पिछली क्लास में बताया, हालांकि लाइट कटने की वजह से अंधेरा हो गया था, तो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा पता नहीं, ठीक। तो कूलाम के नियम में जैसे हमने बताया था, यह बराबर आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ Q1 Q2 क्या था, आवेश के वैल्यू थे, मतलब आवेश थे एक तरीके से, चार्ज थे, और एक तरीके क्या चार्ज ही थे, या हमारे आवेशों के बीच की दूरी थी, और ये वैद्युत आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल था। इसमें 3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू मैंने आपको कराया था 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इतना हमने इसकी वैल्यू बताई थी, इस पूरे हिस्से की नहीं, उल्टा हो गया। ये था कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है हमारा एब्सोल्यूट की। इसे कहाँ से वैल्यू आई थी, ये भी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, कहाँ से आई थी इसको मैं बताता हूँ आपको। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9। बस ये जल्दी जल्दी हम लोग करके डिवीजन कर लें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आज पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू के, तो हमने बता दिया एयर और वायु के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, रख देता हूँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9। सबको वहाँ भेज देता हूँ, ये एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज दूँ, इसको नीचे भेज देता हूँ। तो इससे लिखेंगे, मैथमेटिक्स आप लोग अच्छे से आती है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं भेज देता हूँ वहाँ पे। तो ये इंटू 1 है यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सीधा लिख देता हूँ मैं, इंटू 9 इंटू 10⁻9। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻9। पाई की वैल्यू आप सभी लोग को जानते हैं, 22/7 और 3.14। देखिए ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, आपका एक्यूरेट नहीं होता कि मतलब कितना ही होता है, लेकिन नहीं, अप्रॉक्सीमेट होती है। जब इसी को मैंने कहा था आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी नियर अबाउट 8.85, लगभग इतना मिलेगा। क्योंकि 10⁻9 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10⁻9 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑलरेडी कुछ नेगेटिव में टर्म्स जाएंगे। अब चलिए के के विषय में हम लोग जानते हैं कि के क्या चीज़ होती है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट जाता हूँ, देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग परावैद्युतांक के विषय में जान लें कि परावैद्युतांक क्या होता है। चलिए भाई, परावैद्युतांक मतलब के। अब के कहते किसे हैं भाई हम, इसे हमने कह दिया कि परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक परावैद्युतांक इसी को कहते हैं इसी चीज को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये होता क्या है, देखिए के की डिफिनीशन कैसे दी जाती है। तो हमारे पास दो तरीके, एक तरीके का रेशियो होता है, एक तरीके का अनुपात होता है। एक तरीके का अनुपात होता है, किसका किसका अनुपात होता है कि एक जो फोर्स होता है हम किसी मीडियम में कैलकुलेट करें और फोर्स को हम लोग एयर में कैलकुलेट करें या फिर वैक्यूम में कैलकुलेट करें। कहने का मतलब ये है कि फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो चार्ज हमारा है इसे एक किसी मीडियम में रख दें हम। मीडियम मतलब कोई मेटल वगैरह ले, कोई चीज़ ले लें। एक चार्ज यहाँ रख दिया और दूसरा चार्ज यहाँ रख दिया, मान लेते हैं 1 हो गया, दूसरा चार्ज हो गया। ये हम वैक्यूम में से रखे हुए हैं। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। अब निर्वात मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि निर्वात क्या चीज़ होती है। निर्वात का मतलब होता है कि ऐसी जगह पे बिल्कुल जहाँ पे हवा वगैरह ना हो, जहाँ पे ग्रेविटी लगभग 0 हो और एयर का कोई प्रेशर वगैरह ना लगता हो, ऐसा वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर रख दे, या तो फिर इसको हम एयर के अंदर भी रख सकते हैं, केवल एयर का फोर्स वहाँ पे लगे, किसी और चीज़ का नहीं। तो अब एक तरीके से यहाँ लगा दिया, इनके बीच की दूरी आर है, तो इनके अंदर का कोई फोर्स होगा, इसके अंदर का फोर्स होगा। वो फोर्स मान लेते हैं हमारा क्या है, F इक्वल्स टू मिलेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r², एक ही मिलेगा। अब इसी चीज़ को हम कंसीडर करते हैं, किसी एक मीडियम में रखते हैं, ठीक। हम इसे क्या करते हैं, सीधा बना के एक मीडियम में रखता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक रॉड लिया हुआ किसी मेटल का है, इसके अंदर का ये हमारा QM है और इसको मान लेता हूँ QM डैश मान लेता हूँ। इनकी बीच की दूरी भी वही रख देता हूँ, R रख दूँ, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, ये हमारा M भी हो सकता है, ठीक। चलिए अब कूलाम का नियम जब इस पर भी अप्लाइड करेंगे तो ये हमारा मीडियम है, तो FM इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QM डैश अपॉन RM का होल स्क्वायर। अभी हमने बताया था परावैद्युतांक क्या होता है। परावैद्युतांक ये हमारे पास एक तरीके का रेशियो होता है। रेशियो कैसा होता है कि वैक्यूम या एयर का फोर्स और किसी मीडियम का फोर्स, दोनों का रेशियो ले लें तो हमारा परावैद्युतांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकलता है। कहने का मतलब केज का टू क्या होगा हमारा, केज का टू F/FM। ये किसी मीडियम में है, मीडियम मतलब माध्यम में, किसी तरह का माध्यम है। माध्यम हमारा वायु अथवा निर्वात को छोड़ के मेटल ले सकते हैं, किसी तरह का चालक ले सकते हैं, ऐसा। और ये हमारा जो है फोर्स, ये हमारा बल है, किसमें बल है भाई, किसमें है बल, तो हालांकि नीचे वाला है, ये हमारा वायु या निर्वात में है। तो अब वापस आते हैं, हमने निकालना है परावैद्युतांक क्या चीज़ होता है। परावैद्युतांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि माध्यम का जो बल है उस माध्यम के बल से हम वायु अथवा निर्वात वाले बल में डिवाइड कर देंगे, रेशियो ले लेंगे, भाग ले लेंगे। तो यही हमने अभी बताया कि हमारा वायु का है, वायु अथवा निर्वात है, और दूसरा हमारा क्या है, मीडियम माध्यम है, उसका दोनों का रेशियो ले लिया हमने। जो रिजल्ट आएगा वही हमारा के हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि के की वैल्यू वायु अथवा निर्वात के लिए 1 होती है। कैसे होती है, ध्यान से देखिए। वायु अथवा निर्वात के लिए तो ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि हमारा बल के लिए तो यही हमारा मतलब कि वायु अथवा निर्वात के लिए हमारा जो बल है यही रहेगा। उसके साथ साथ जो माध्यम के लिए निकाल रहे हैं तो माध्यम से हमने वायु अथवा निर्वात ले लिया, तो यही सेम चीज़ यहाँ हो जाएगा। कहने का मतलब जो F हमारा हो जाएगा FM के इक्वल हो जाएगा। अब जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो केज का सो क्या मिलेगा हमारा F/FM। अब हालांकि दोनों सेम है तो कट के 1 ही ना आएंगे, इसी से हमारा निकलता है वायु अथवा निर्वात के लिए 1 होता है। तो फिर से सुन लीजिए हमने क्या बताया।
परावैद्युतांक जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये क्या होते हैं, रेशियो लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। किसका, एयर में जो हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आवेशों के द्वारा लगाया गया आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है। उसके बाद किसी माध्यम में, वो माध्यम हमारा एयर हो को छोड़ के, वैक्यूम हो उसे भी छोड़ के, उसके बाद आप कुछ भी ले सकते हैं, चालक ले लें, चालक में कोई किसी तरह का कोई मेटल ले लें, या तो फिर आप अचालक ले लें, उसमें भी हो सकता है, परंतु अचालक में उतना आवेशों का आवागमन हो नहीं पाता, उसका परिणाम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो पूरा हमारा रिजल्ट बन के आ रहा है। तो सुनिए क्या करना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या होता है कि हमारा जो बल होता है, बल में हम क्या करेंगे, माध्यम से डिवाइड कर देंगे तो हमको रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक, और इसके कुछ कंपोनेंट की भी हम जाने, जैसे इसकी मात्रा क्या होता है। तो ध्यान रखिए कि सेम राशि में अगर सेम राशि से डिवाइड करते हैं, मतलब कि एक समान राशि है, उस राशि में ही दूसरी राशि डिवाइड करें जो उसी के इक्वल है, तो वो विमाहीन होती है, उसका मात्रक विहीन होता है, मात्रक नहीं होता, क्योंकि बल का भी मात्रक देखिए यहाँ पे न्यूटन होगा, और ये भी बल है, इसका भी मात्रक न्यूटन होगा। तो इस दौरान इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ये दोनों का रिजल्ट हमारा निकल के आएगा कट के, मतलब न्यूटन से न्यूटन जब कटेगा तो 1 आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप अब इसको समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आप लोग डिफिनीशन दे सकते हैं, मतलब परावैद्युतांक का डिफिनीशन दे सकते हैं कि वायु अथवा निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। ये मात्रक और विमा विहीन होता है। मात्रक विहीन क्यों होता है ये अभी ने आपको बता दिया। मात्रक विहीन होने का मतलब यह है कि किसी भी राशि का, जैसे आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे इलास्टिसिटी में आपका जब स्ट्रेन निकालते हैं, विकृति निकालते हैं, तो वो भी विमाहीन होती है, क्योंकि लंबाई में लंबाई से भाग देंगे तो विमा से विमा कट जाएगा। चलिए अब आगे हमको पढ़ना है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन हमको पढ़ाना है। कुछ और भी पॉइंट हैं, जैसे आपको ये जानना है कि कूलाम के नियम की तुलना हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से करते हैं। जैसे देखिए F बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमारा इलेक्ट्रिक बल है, और ये हम मान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल है। 1/, ये ऐसे नहीं होता गुरुत्वाकर्षण बल, ये कैपिटल G होता है, फिर m1 m2 अपॉन r²। इससे भी तुलना करते हैं, कई बार न्यूमेरिकल बोर्ड में आपके पूछे गए हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बस प्रश्न देखना है, जिससे तुलना करना है उसी से आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार ये लगभग हमारा 10⁻43 गुना इतना बड़ा होता है, इसीलिए इसका रिजल्ट हमको देखने को मिल जाता है, परंतु इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। हम ये जैसे 2 मार्कर हम लिए हुए हमारे पास, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, परंतु इन दोनों जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ये दोनों की जो दूसरे किसी को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक बल ले लें, आवेशों का बल ले लें, तो हमको दिखाई देगा दोनों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हुए। ठीक, लेकिन गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को और खींच तो जरूर रहे हैं, परंतु वो हमको पता नहीं चलता, एक्सप्लेन नहीं होता, क्योंकि बहुत कम होता है। ठीक होता। चलिए अब सुपर पोजिशन की ओर हम चलते हैं। इसको आप लोग देखिएगा, जो डाउट्स होगा उसके बाद हमसे पूछिएगा। चलिए भाई, अब हमें जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो, ठीक, आपके अगर कुछ डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा उसमें। अब हमको पढ़ना है अध्यारोपण का सिद्धांत। रोपण किसका भाई, आवेशों का पढ़ना, तो सीधे सीधे लिख लीजिए। ठीक, आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत।
सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए अब एक वर्ड इसमें आया अध्यारोपण। पहले अध्यारोपण के विषय में हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद किसी और चीज में, ठीक ना। अध्यारोपण का मतलब क्या होता है? अध्यारोपण का मतलब है कि जब पर्टिकुलर एक ही बिंदु पर या किसी एक ही विषय वस्तु पर कई सारे समान सिचुएशन उसी पे लाद दिए जाए, उसी पे अप्लाइड हो जाए, उसी पे लागू हो जाए, तो इस चीज़ को अध्यारोपण कहते हैं। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा हो जाए कि सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट छोड़ के हमारे ऊपर ही लाद दें कि सर आप ही पढ़ाइए, आप ही पढ़ाइए। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अध्यारोपण हो गया, ठीक। या तो कोई पर्टिकुलर कोई आदमी काम कर रहा है किसी तरीके का, उसके ऊपर ही सारा काम सौंप दिया जाए, तो उसका भी अध्यारोपण हो गया। या तो फिर एक हमने रेखा ऐसे खींच दिया, है ना, व्यवहारिक तो हालांकि एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। एक रेखा हमने खींच दिया, इस रेखा के ऊपर कई सारे रेखा खींच दें, एक ऊपर दूसरी ऐसे चढ़ती चली जाए, तो ये भी अध्यारोपण हो गया। तो अध्यारोपण का मतलब है कि एक प्रकार का विषय वस्तु पर, किसी प्रकार का कोई विषय वस्तु है, उस पर कई सारे जब लागू हो जाते हैं, कई सारी चीज़ हमारे लागू हो जाते हैं, तो हमारा अध्यारोपण कहलाता है, सुपरपोजिशन कहलाता है। तो अध्यारोपण में हमें आवेश के विषय में पढ़ना है। आवेशों का मतलब एक ही आवेश है हमारा, कोई इस तरीके से मान लेते हैं Q0 है। इस आवेश पर न जाने कितने तरह के हमें जगह चाहिए। थोड़ा सा ये काम करते हैं, मैं यहाँ बनाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक थोड़ा सा हमने कोई एक आवेश रख दिया, इस आवेश से कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश रख देता हूँ, इसकी दूरी मान लेते हैं R1 है। कोई एक दूसरा आवेश और है यहाँ पे Q2, इसको मान लेता हूँ, एक किसे R2 डिस्टेंस कर लेता हूँ। एक तीसरा आवेश है, इसका डिस्टेंस RN। इस तरह की एक और आवेश है, इसका डिस्टेंस R, इसको Q4 कह देता हूँ। Q5 कह देता हूँ, ये R5। बस कीजिए। इसके बाद 6, ढेर सारे हैं। इसी तरीके से हम कंसीडर करेंगे, मान के चलेंगे भाई कि इसमें कितने हैं, कुल n पार्टिकल्स हैं। टोटल कितने हैं n पार्टिकल, और n पार्टिकलों पे चार्ज है। n पार्टिकल हैं, सभी के सभी पार्टिकलों पे चार्ज हमारा कंसीडर है। चलिए ऐसे ले लेता हूं, इतना वाला हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा ना। चलिए एक काम करता हूं, इसको इस साइड मिटा के मैं इधर लिख देता हूं। हो गया। ये हमारे आवेश हैं। हमने आपको बताया अध्यारोपण का मतलब कि जब एक ही आवेश पे ढेर सारे आवेश लागू हो जाए, अपने सारे के सारे बल उसी पे ऑपरेट करने लगे, या तो उसको खींचने लगे या तो उसको धक्का देने लगे, दोनों काम कर सकते हैं भैया। तो अब हमें तो उसकी प्रकृति पता रहेगी, तब तो हम बता पाएंगे कि भाई वो खींच रहा है कि धक्का दे रहा है। सुपरपोजिशन पढ़ने का मतलब ये होता है कि भाई इसके पास कुल कितना बल ऑपरेट हो रहा है इस बिंदु के ऊपर, बिंदु मतलब आवेश के ऊपर, Q0 के ऊपर। चलिए तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक आवेश हमने लिया, जिस हम Q0 कह देते हैं, उसको टेस्टिंग चार्ज या फिर परीक्षण आवेश भी कहते हैं। उसके चारों तरफ न जाने कितने, मान के चलो n आवेश है जो बिंदु आवेश के रूप में है, सब के सब उसके ऊपर क्या करते हैं, अपना बल आरोपित करते हैं। और प्रत्येक के जो इंडिविजुअल डिस्टेंस है, इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक हर एक आवेश का अलग अलग जो आवेश है उसकी जो दूरी है क्रमशः, उससे हमने R1, R2, R3 इस तरीके से कंसीडर कर लिया, दूरी मान लिया है। चलिए
अब यहाँ मान लेते हैं पहले आवेश के कारण जो बल लगता है वो मान लेते हैं कितना भाई, हमारा एफ हो जाएगा। इसे निकालेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट Q1/r²। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। पहले आवेश के कारण जो परीक्षण आवेश पे उस पर कितना बल लगेगा, और दूसरे आवेश के कारण तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0/r²। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। उसी तरीके जितने आवेश हैं सारे आवेशों को हम कंसीडर कर लेते हैं भाई कि Fn लगेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, यहाँ Q0 होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका Q2 होगा, यहाँ Q0 या Q0/Rn²। समीकरण नंबर इसे n कंसीडर करेंगे। क्यों, देखिए 2 के बाद फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इस तरीके से सारे हमारे आएंगे। तो इतनी जगह हम कितने लिखते जाएंगे, हमने 2 लिखने के बाद उसे कह दिया कि भाई आगे के भी टर्म इसी तरीके से। अब देखिए इसमें से कुछ बल तो ऐसे होंगे जो खींचेंगे और कुछ बल तो धक्का देंगे। अब हमें नेट बल कैसे मिलेगा, नेट बल निकालने के लिए इन जितने बलों हैं सबको हमको जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो कैसे बनेगा भाई, मान लेते हैं कि हमारा टोटल जो नेट बल है F है, वो शेष सभी बलों का योगफल होगा इस तरीके से। चलिए भाई, तो पहले बल को लिखेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 Q1/R1², फिर प्लस दूसरे बल को लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2/R2²। बस कीजिए, उसके बाद आप प्लस 1/4 लास्ट वाला टर्म लिख दीजिए Q0 Qn/Rn² लिख दिया। अब नोटिस कीजिए इसमें Q0/4 एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन मिल रहा है, इसे हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। Q0/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचता है 1/7 लिख दीजिए। अच्छा, बाहर लिखने का मतलब क्या है, Q1/R1² प्लस Q2/R2² डॉट डॉट क्या मिलेगा भाई, और Qn/Rn²। अब इस पूरे के पूरे टर्म को, हालांकि यही हमारा न्यूटन में फार्मूला हो जाएगा, लेकिन इस पूरे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, समेशन अप्लाइड करके लिखेंगे। देखिए समेशन इस तरीके से हमारा समेशन होता है। हालांकि कुछ लोग इसे कहते हैं कि समेशन नहीं, ये सिग्मा है, कुछ टीचर भी इसे बताते हैं, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत सलाह के तौर पे कह दूं कि इसे हम समेशन ही पढ़ते हैं, सिग्मा नहीं पढ़ते। ये हमारा समेशन है, इसे सिग्मा नहीं पढ़ते, पहली बात। हाँ, इस अक्षर का नाम सिग्मा जरूर है, इस अक्षर का नाम सिग्मा है, लेकिन पढ़ते नहीं। जैसे मान के चलिए ये हमारा यफ है, इस यफ को हम लोग बल कहते हैं, फोर्स है हमारा। ये R1 है, इसको दूरी, अक्षर का नाम F है, R है, Q है, इस तरीके से है, परंतु उसका वास्तविक मीनिंग क्या है। जैसे Q हमने लिया तो ये आवेश कहेंगे ना, ये हमारा आवेश है, ये हमारा बल है, और ये हमारा क्या है, हमारा दूरी है। तो उसी तरीके से समेशन का मतलब होता है जोड़ना क्रम से। ये हमारा समेशन है, अक्षर का नाम भले सिग्मा है, बात अलग है। इसे लिखेंगे I=1 to n xi। इसका मतलब होता है, इसका यूज इसलिए करते हैं हम शॉर्टकट में पूरे टर्म, जो सारे टर्म है उसे ऐड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने कह दिया x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक। अगर हमने अभी इसे कहा समेशन I=2 to 5, हमने लिख दिया xi यहाँ पर, तो इसे लिखेंगे x2 x3 x4 x5 ऐसे। अगर मैं ऐसे लिख दिया समेशन I=, कुछ भी ले सकते, जरूरी नहीं आई हो, अब मैं जे ले सकता हूँ, जे ले लिया, j=3 to 7 x⁻j, इस तरीके से कह दिया। अब पावर में आप लिखेंगे x⁻3 + x⁻4 x⁻5 x⁻6
x⁴ इस तरीके से आप लिखते जाएंगे। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समझे? चलिए, तो ये हमारे समीशन है। मैथमेटिक्स में आप यूज किए होंगे, क्लास 11th में मिला होगा, मिला नहीं, मिलता ही है अभी। चलिए, सम स्पेशल सीरीज में तो इसको आप लिखेंगे Q/4πε0 समीशन i⁴ to n QI/RI² ये हमारा पूरा सुपरपोजिशन का फॉर्मूला हो जाएगा न्यूटन। और इसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे भाई, ढेर सारे आवेश एक साथ जब ऑपरेट होते हैं उसके लिए हैं। ये हमारा सुपरपोजिशन का थ्योरम हो गया। आपके मन में कोई सवाल हो तो फिर हमें बताइएगा कि सर ये टॉपिक नहीं है, मैं हट जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं अगला टर्म चलूँगा, क्षेत्र के विषय में बताऊँगा कि क्षेत्र क्या चीज़ होता है, कि कैसे क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि तभी हम लोग वैद्युत आवेश के विषय में पढ़ रहे थे, कूलॉम की चार्ज। अब क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के विषय में जानेंगे। ई हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मेट में। चलिए, तो बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो फिर आपको और भी सारी जानकारियाँ वगैरह देंगे। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। जो डाउट्स आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं क्लियर हुआ, मुझे ये जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर उसे एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, उसमें चर्चा किया जाएगा, देखा जाएगा। चलिए, आप लोग बोर्ड की अच्छे से तैयारी कीजिए। जो नए बच्चे उनके लिए तो बेनिफिट हो जाएगा, जो छोटे बच्चे उनके लिए थोड़ा सा, छोटे बच्चे मेरे कहने का मतलब है जो छूट गए हैं, जो इस साल बोर्ड देंगे, उनके लिए तो पहला चैप्टर, हालांकि यहाँ रिवीजन तो हो ही जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।